बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल रक्स ताउस की किस्त नंबर 5। तो फिर आप भी यहाँ रहकर ही खिदमत कर लेना, वहाँ आग और खून के दरिया में कूदना ज़रूरी है क्या? बिलाल, बाबा को डिस्टर्ब मत करो। ताहा उसे मुसलसल बहस करते देखकर बोले। उनका नस्बुल ऐन बुलंद है और मकसद अजीम। तुम्हें तो इन पर फ़ख्र करना चाहिए कि तुम उनके बेटे हो। हाँ, मुझे फ़ख्र है, लेकिन ताहा, मैं उनसे अलग होकर, उनसे बिछड़कर। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर तेज़ी से बाहर निकल गया। ताहा और डॉक्टर इब्राहिम चंद लम्हों के लिए यकदम खामोश हो गए थे। फिर डॉक्टर इब्राहिम ने हमेशा की तरह ताहा को गले लगाते हुए नसीहत की। ताहा, बिलाल का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा, मेरे बाद भी। वादा करो उसका ऐसे ही ख्याल रखोगे। बाबा, आप जानते हैं वो मुझे दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर अजीज़ है। उनकी आवाज़ भर्रा गई और उन्होंने डॉक्टर इब्राहिम के हाथ को अपने हाथों में लेकर जैसे खामोश इकरार किया। डॉक्टर इब्राहिम ने लम्हा भर उनकी नम आँखों में देखा और फिर जैसे किसी यकीन की लो उनके अंदर उतर आई और उन्होंने नज़रें झुका ली। तलहा भी तो बिलाल को बहुत चाहता था, लेकिन सिर्फ एक रिश्ते की खुशी की खातिर सारे रिश्ते तोड़ दिए थे उसने। उनकी नज़रें सामने कॉरेंस पर सजी तलहा की तस्वीर पर एक लम्हे को टिकीं और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने ताहा की कुशादा पेशानी को चूमा और उनकी पेशानी पर बनता हुआ हल्का सा सजदों का निशान उन्हें अंदर तक मसरूर कर गया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ज़रा बिल्लू को देखूं, बल्कि मना लूं। ज़रूर अपने कमरे में तकिए में मुंह छुपाए रो रहा होगा। बच्चा है बिल्कुल। खुद से ही कहते वो अपने कमरे से बाहर निकले। ताहा भी उनके पीछे था। डॉक्टर इब्राहिम चले गए थे और मामिन यूनिवर्सिटी से आकर अक्सर ही इब्राहिम हाउस चली आती थी। उसे बिलाल की तन्हाई और उदासी का बहुत ख्याल था। उसे लगता था जैसे बिलाल सचमुच उसका सगा भाई हो और वो बड़ी बहनों की तरह ही उसके लिए फ़िक्रमंद रहती थी। आफिया भी आजकल फारिग थी, सो वो अक्सर कंप्यूटर सीखने के लिए चली आती और फिर ताहा के कमरे में बैठी उनसे कंप्यूटर सीखती रहती। रिजल्ट के बाद उसका इरादा जॉब करने का था और बकौल उसके आजकल हर जॉब के लिए कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूर देखी जाती है। सो वो ताहा का सर खाती रहती थी, जबकि मामिन कभी किचन में मसरूफ़ नजर आती और कभी वो और बिलाल टीवी लाउंज में बैठकर कई बार की देखी हुई मूवीज़ देखते। बिलाल भी उन दिनों रिजल्ट के इंतज़ार में था, सो ज़्यादातर घर पर होता था। जब तक ताहा या मामिन ना आ जाते वो चाचा नवाज से गप लगाता या कभी कभार अम्मा जानी की तरफ चला जाता था। अम्मा जानी की बातें ईमान को मुस्तहकम करती थीं। मामिन और आफिया की वजह से घर में रौनक सी रहती थी। सो बाबा की कमी और उनके ना होने से जो उदासी सी फैल गई थी, इस दफ़ा कम थी। मामिन ने तकरीबन सारा घर संभाला हुआ था। अलबत्ता आफिया को ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधी ताहा के कमरे में जाती और नवाज चाचा के हाथ की बनी हुई चाय पीती और वापस चली जाती। ये मामिन कुछ ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करने लगी हमारे घर में? उस रोज़ खाना खाते हुए अचानक ताहा ने बिलाल से कहा। यानी कि अब खाना भी उसकी पसंद से बनने लगा है। चाचा कह रहे थे मामिन बेटी ने कहा था रात में चिकन मंचूरियन और भिंडी की भुजिया बना लेना। आपको पसंद नहीं है? बिलाल ने अपनी प्लेट में भुजिया डाली। पसंद तो है, लेकिन मुझे मामिन का इस घर में इतना ज़्यादा दिलचस्पी लेना पसंद नहीं है। जब घर आओ वो घर के किसी न किसी कोने में मौजूद होती है। ताहा के अंदाज में बेजारी थी। इत्तेफाक की बात है कि वो आपके ऑफिस से आने से ज़रा देर पहले ही यूनिवर्सिटी से आती है और बाबा के ना होने की वजह से चली जाती है। मैं सारा दिन अकेला बोर होता रहता हूँ। हम कोई बच्चे तो नहीं हैं कि वो हमारी देखभाल के लिए आती है। बाबा तो पहले भी जाया करते थे। ताहा ने पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। वो आफिया भी तो तकरीबन रोज़ ही आती है। वो कंप्यूटर के सिलसिले में आती है और उसे हमारे घरेलू मामलात से दिलचस्पी नहीं है। ताहा, आपको एतराज़ किस बात पर है? मामिन के आने पर या उसके हमारे घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेने पर? बिलाल यकदम संजीदा हो गया था। उसे ताहा का ये अंदाज़ बहुत अजीब लगा था। बिलाल, तुम अभी बच्चे हो। इस तरह बढ़ चढ़कर खलूस का मुजाहरा करने वालों के मन में खोट होता है। तुम जाहिर पर मत जाओ। जाने क्या मफाद वाबस्ता हो सकता है उसका यहाँ से, इस घर से। भला उसे क्या मफाद हासिल करना है यहाँ से? मेरे लिए वो बड़ी बहनों की तरह मोहतरम है और मैं भी उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। रहे आप तो आप आफिया सुलेमान के सामने हार चुके हैं। फजूल बात मत करो। ताहा का रंग सुर्ख हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आफिया महज अपने काम से आती है। उसे मुझसे या इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि ये मामिन सुलेमान, ये तो महरीन की तरह
इस घर में अपने पाँव जमाना चाहती है, अपनी खिदमतों से सबको मुतासिर करके एक बार फिर इस घर को खाली कर देना चाहती है, छीन लेना चाहती है तुम्हें हमसे। नहीं ताहा, आप गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत। बिलाल ने एकदम हाथ उठाकर उन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोका। वो ऐसी नहीं है, वो तो मुझे छोटे भाइयों की तरह समझती है। वो मुझसे, बाबा से, सबसे बहुत प्यार करती है। यही तो अदाएं होती हैं इनकी। ताहा का लहजा जहर में डूबा हुआ था और बिलाल को ताहा की सोच पर अजहद दुख हुआ। वो यकदम बोल उठा, नहीं ताहा, आपको इंसानों की पहचान नहीं है। महरीन भाभी और मोनू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। झूठ और हकीकत का फ़र्क मुझे अब मालूम हुआ है। मुमकिन है तुम्हारे साथ उसका रवैया भाइयों जैसा ही हो। बिलाल के चेहरे के बदलते रंगों और लहजे में छुपे दुख को महसूस करके ताहा ने अपना लहजा नरम कर लिया। और उसका टारगेट कोई और हो, यानी आप। बिलाल के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे यकदम मोमिन के रिमार्क्स याद आ गए। लेकिन आपके मुतल्लिक उसकी राय कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसका ख्याल है कि आप कुछ। उसने उंगली से सर की तरफ इशारा किया। और मेरे और आपके अलावा इस घर में चाचा ही रह जाते हैं। और क्या बाबा भी टारगेट हो सकते हैं? ताहा ने फिर जहर घोला। बिलाल ने मुस्कुराते हुए लब भींच लिए। और अगर मामिन को ताहा के इन ज़र्री ख्यालात का इल्म हो जाए तो वो किस कदर हर्ट हो। पहले भी यकायक उसने आना छोड़ दिया था तो ज़रूर ताहा ने ही कुछ कहा होगा। मैंने सही माजरत की थी उससे, और उसमें ताहा का भी क्या कसूर है। महरीन ने जो कुछ कहा था वो भूलने वाला तो हरगिज़ नहीं। लेकिन महरीन और मामिन की फ़ैमिली में भी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो नौ दौलतिये लगते थे, जबकि अम्मा जानी का ख़ानदान कितना मुअज़्ज़िज़ है। खुद अम्मा जानी और बाकी सब। महरीन आम सी शक्लो सूरत की लड़की थी, बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो आम से भी कम थी। उसने शायद इस तरह दिल जीतने का सोचा था। वो सादा दिल लोग थे, उसकी चाल ना समझ पाए। और मामिन किस कदर हसीन थी। यूँ लगता था जैसे अल्लाह मियाँ ने अपने हाथों से बनाया हो। और फिर उसका दिल कितना खूबसूरत था, सोने से तराशा हुआ, हर एक का हमदर्द दिल। और उसे भला रफ़ीक़ ज़िंदगी तलाश करने के लिए पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत थी। अभी शाफ़िया की शादी में ही कितने लोग उसके ख्वास्तगार थे। और अम्मा जानी ने सबसे कह दिया था, मेरी पोती है, लेकिन जिसने पाला पोसा उसका हक बड़ा। उसका मामू आ जाए अफ़गानिस्तान से तो फिर तशरीफ़ लाइएगा। और मामिन ही क्या, अमन कदा की हर लड़की को हुस्न खुदा ने दिया था। और अम्मा जानी की तरबियत सोने पर सुहागा थी। हाँ, एक आफिया थी जिसका मिजाज और आदत सबसे जुदा थी। मामिन ने भला सोचा था या नहीं, लेकिन बिलाल ने ज़रूर सोचा था कि अगर मामिन आ जाए तो इस घर में हमेशा के लिए तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए। ताहा और मामिन दोनों साथ साथ कितने अच्छे लगेंगे। सॉरी बिलाल। उसे चुप देखकर ताहा के दिल को कुछ हुआ। तुम मेरी बातों से हर्ट हुए तो सॉरी, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें हकीकत को समझना चाहिए। उन्होंने होले से उसके रुखसार थपथपाए। बिलाल ने सर हिला दिया। वो जानता था कि ताहा कितना चाहते हैं उसे, लेकिन मोमिन के सिलसिले में ताहा ने जो कुछ कहा था उस पर उसका रत्ती भर यकीन न था। चलो मेरे कमरे में ही चलकर बैठते हैं, कुछ देर और बाबा से बात करते हैं। चाचा से कहना बर्तन समेट कर कहवा बना लें और इधर मेरे कमरे में ले आएं। वो टिश्यू पेपर से हाथ साफ करते हुए चले गए तो बिलाल भी नवाज चाचा को कहवे का कहकर उनके कमरे में चला आया। कुछ देर वो बाबा से राब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन शायद उनका मोबाइल ऑफ था। काबुल पर तो कब्ज़ा हो चुका, बाबा पता नहीं कहाँ हैं। जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह ठीक होंगे, ताहा ने उसे तसल्ली दी। 2 दिन कबल तो बात हुई थी उनसे। ताहा कंप्यूटर पर काम करने लगे तो वह दरवाज़ा खोलकर टेरेस पर आ गया। सामने अपनी बालकोनी में आफिया टहल रही थी और बालकोनी की लाइट ऑन थी। यकीनन वो आफिया ही थी, लेकिन उसके बालों का रंग। उसने जंगले पर झुकते हुए उसे आवाज़ दी। आप ही हैं आफिया सुलेमान या आपकी कोई और हम शक्ल? आफिया ने रुककर हाथ हिलाया। मैं आफिया ही हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, कल तक तो आपके बाल कुछ कुछ गोल्डन से थे। मैं सोच रहा था किसी दिन छू कर देखूं कि कहीं इन पर सोने के ज़र्रात तो नहीं लगे हुए, और आज ये कुछ सुर्ख और काफ़ी रंग, कहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया। आफिया हंसी। उसकी हंसी खूबसूरत थी, जल तरंग बजाती हुई सी। ताहा ने कंप्यूटर से सर उठाकर उसकी बालकोनी की तरफ देखा। कलर ब्लाइंड को तो मेरे ख्याल में कोई रंग नहीं दिखता। तो फिर? बिलाल ने अपनी आंखों को मसला। क्या मेरी आंखों में कुछ खराबी हो गई है? मैंने स्ट्रीकिंग करवाई है। अच्छा लग रहा है ना ये कलर?
शानो कह रही थी बहुत सूट कर रहा है, मैंने स्टाइल भी चेंज कर लिया है। क्या शाफिया आई हुई है? आई थी, चली गई। बड़ी बेमुरव्वत है, उसकी शादी में ढोल बजा बजा कर मेरी हथेलियाँ छिल गईं, नाच नाच कर टांगों में दर्द होने लगा। और मोहतरमा से इतना ना हुआ कि यहाँ बालकोनी से ही खैर खैरियत दरियाफ्त कर लेती। वो बस थोड़ी देर के लिए आई थी। वो लोग शुमाली इलाका जा रहे थे। खुश है ना? उसने पूछा। बहुत। इंग्लैंड कब फ्लाई करना है? अभी तो 3-4 माह तक यहाँ ही है। पहले हसन भाई जाएंगे तो ये यहाँ ही रहेगी, फिर वो बुला लेंगे। तुम्हारे ताया साहिबान चले गए? बाबर अंकल तो चले गए, लेकिन हमायूं अंकल नहीं गए। एक तो अम्मा जानी की तबीयत ठीक नहीं, दूसरे शायद राफिया आपा का कोई मसला है। क्या राफिया आपा गई नहीं वापस? नहीं, जुनेद भाई अकेले ही चले गए थे और आए भी सिर्फ बारात वाले दिन थे, वो भी बच्चों के बगैर। शायद राफिया आपा और उनमें कोई झगड़ा चल रहा है। आफिया ने तफसील बताई। मैं सुबह आऊँगा अम्मा जानी को देखने। और ये मामिन कहाँ है? अम्मा जानी के कमरे में ही होगी। क्या आज तुम्हारी तरफ नहीं आई? आई तो थी, मैं बात ले रहा था, चाचा के पास ही चंद मिनट किचन में रुककर चली गई। लगता है मामिन को तुमने और चाचा ने इब्राहिम हाउस का मुंतजिम बना दिया है। आफिया के लहजे में हल्के से तंज की चुभन बिलाल ने साफ महसूस की, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। मामिन ने उससे बताया था कि आफिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसका बस चले तो वो उसे अमन कदम में घुसने भी ना दे। ए बिलाल, ताहा क्या कर रहा है? अपनी महबूबा के साथ मसरूफ़ हैं। अच्छा, आफिया हंसी। वो जानती थी कि बिलाल कंप्यूटर को उनकी महबूबा कहता था। ज़रा बुलाओ तो उन्हें, मुझे अपने लिए नया सिस्टम लेना है। मैं चाहती हूँ वो कल मेरे साथ चलें मार्केट। ताहा आपको आफिया सुलेमान याद कर रही हैं, कमरे में आकर उसने ताहा से कहा, और ख़ुद एक बार फिर डॉक्टर इब्राहिम से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा। ताहा ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गए थे। गो उन्होंने बिलाल की तन्हाई के ख्याल से जाने से इनकार भी किया था, लेकिन उनके एमडी ने कहा कि उनका जाना बेहद ज़रूरी है। बिलाल ने भी कहा कि वो बेफिक्र हो जाएं और चले जाएं। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, चंद दिनों बाद वो पूरे 20 साल का हो जाएगा। गो बिलाल ने उन्हें बहुत तसल्ली दी थी, और फिर चाचा नवाज भी थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो दोनों दिन वहाँ बेचैन से रहे, और घर में दाखिल होते ही उन्हें इस बेचैनी का सबब भी मालूम हो गया। नवाज चाचा ने उन्हें बिलाल के एक्सीडेंट का बताया तो वो बैग वहीं चाचा के हवाले करके तकरीबन भागते हुए बिलाल के कमरे में पहुँचे। बाबा क्या कहेंगे, मैंने बिलाल का कैसा ख्याल रखा? आंसुओं से उनका अंदर भीगता जा रहा था। बिलाल तकिए के सहारे टेक लगाए बैठा था, और सामने ही कुर्सी पर बैठी मामिन इसरार कर रही थी। ये पूरा बाउल ख़त्म करना है तुमने? पूरा बाउल? बिलाल बुरे बुरे मुंह बना रहा था। बल्कि रात को भी 1 कप यखनी का पीना है, अम्मा जानी से पूछ कर बनाई है, और अभी कुछ देर बाद जूस ले लेना। मैं चाचा से कह जाऊंगी मुझे थोड़ी सी देर के लिए जाना है काम से, फिर आ जाऊंगी। जूस पी लूँगा, लेकिन ये तुम्हारा सूप, ये तो ज़रूर पीना है। एक तो इतना खून निकल गया है, खून बनेगा, और दूसरा उससे ज़ख़म भी जल्दी खुश्क होगा, इसलिए तो हल्दी डाली है, एक शर्त पर। बिलाल कराह कर बोला, शाम में चाय के साथ दही भल्ले बना लाना, जो उस रोज़ बनाई थी। ये तुम लड़कियों की तरह इतने चटोरे क्यों हो? ताहा कुछ देर दरवाजे के पास रुके थे, फिर बेख्तियार आगे बढ़े। बिल्लू, ये क्या कर लिया? उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी। अरे आप आ गए ताहा, ज़रा इन खातून को समझाएं, मैं इतना बड़ा कप नहीं पी सकूँगा। बिलाल का लहजा हशाश बशाश था, माथे पर पट्टी बंदी थी। पी लो शाबाश। मामिन ने उसे घूरा। क्या हुआ? कैसे हुआ? ताहा उसके बेड पर बैठ गए और उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से अपने हाथों में भींच लिया। कुछ नहीं, बस यूं ही मामूली सा हादसा हुआ है। मैं और फरीद बाइक पर थे, उसके घर से मोड़ से अचानक ही ट्रॉलर सामने आ गया, और बस अल्लाह ने बचा लिया। फरीद की टांग पर मामूली चोट आई है, और मेरे सर पर कोई 7 टांके लगे हैं। कुछ खराशे टांगों वगैरह पर भी आई हैं। 7 टांके? और तुमने मुझे इत्तला तक न दी? वहाँ मीटिंग में आपको क्या परेशान करता? डॉक्टर शिराज ने कहा था परेशानी वाली कोई बात नहीं। फिर भी बिलाल, मुझे बताना चाहिए था, यहाँ बाबा भी नहीं थे। ताहा की आवाज़ अभी भी भीगी हुई थी। ये लोग थे ना सब, मामिन, राफिया आपा, शाजिया और अम्मा जानी, मगर अपना तो कोई नहीं था। बेख्तियार ताहा के लबों से निकला। मामिन ने शाकी नज़रों से उन्हें देखा और खड़ी हो गई। ओके बिलाल, मैं अब चलती हूँ, लेकिन शाम को आना ज़रूर। अब तुम्हारे अपने आ गए हैं, हमारी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। गैर इरादी तौर पर मामिन के लबों से निकला,
اور وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ مونو، بلال نے اسے پکارا اور دھمکی دی، اگر تم نہ آئی تو نہ میں جوس پیوں گا اور نہ یخنی۔ نواز چاچا بیگ اٹھائے اندر آئے اور ایک طرف رکھتے ہوئے طاہا کو مخاطب کیا، اللہ نے بچا لیا طاہا بیٹے، یہ تو بے ہوش ہو گئے تھے اور خون نکل رہا تھا۔ وہ تو فرید میاں نے ہمت کی اور فوراً ہی ڈاکٹر شیراز کو فون کر دیا ایمبولینس کے لیے، اور پتہ ہے پورے 4 گھنٹے بے ہوش رہے بلال میاں۔ مومن بی بی کا تو رو رو کر برا حال تھا، شکر ہے یہ لوگ بھی تھے۔ اماں جانی تو مسلسل ان کے سرہانے بیٹھی دعائیں مانگتی رہی، بڑا ساتھ دیا ان لوگوں نے۔ اماں جانی ہاسپٹل گئی تھی؟ انہیں حیرت ہوئی۔ ہاں جی، اور رافعہ آپا اور مومن بی بی تو مسلسل وہاں ہی رہی، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا بلال، میں تو اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ کہا پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ بلال نے ہولے سے ان کا ہاتھ دبایا، اب ٹھیک ہے نا سب کچھ؟ میں تو کل رات ہی آ گیا تھا ہاسپٹل سے، صبح ڈاکٹر شیراز خود آئے تھے ڈریسنگ کے لیے، لیکن طاہا بہت دیر تک شوق کی سی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ بابا سے بات ہو تو انہیں کچھ مت بتائیے گا، یوں ہی پریشان ہو جائیں گے وہاں، بلال نے کہا تو وہ چونکے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر چاچا کو آواز دی، چاچا آج صدقے کے؟ وہ تو جی اماں جانی نے اسی وقت بکرا منگوا کر صدقہ دے دیا تھا، نواز چاچا نے بتایا تو انہیں ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور میرے لیے چائے لے آئیں، وہ چاچا سے کہہ کر بلال کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بلال ان سے باتیں کرتے کرتے سو گیا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ سامنے بالکونی میں ہمیشہ کی طرح ایک کرسی پر پاؤں رکھے اور دوسری پر نیم دراز عافیہ سلیمان اپنے سامنے اخبار پھیلائے ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں ملیں اور وہ یکدم اٹھ کر ریلنگ کے قریب آ گئی۔ یہ 2 دن سے آپ کہاں غائب تھے؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ طاہا نے غائب دماغی سے اسے دیکھا، ان کا ذہن ابھی تک بلال کے حادثے میں الجھا ہوا تھا۔ پلیز آپ ادھر آ کر بات کریں۔ انہیں یوں بالکونی میں اور ٹیرس پر کھڑے ہو کر بات کرنا سخت ناپسند تھا۔ شام میں آؤں گی، اس وقت تو میری ایک دوست نے آنا ہے، اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ پھر اپنی کرسی پر پہلے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تو ڈاکٹر شیراز کو فون کرنے لگے تاکہ زخم کی صحیح نوعیت جان سکیں۔ دل کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا اور بلال تھا کہ بے فکر سو رہا تھا۔ انہوں نے سوچا ڈاکٹر شیراز سے بات کر کے وہ پہلے تو شکرانے کے 2 نفل پڑھیں گے اور پھر اپنے ہاتھ سے کچھ رقم خیرات کریں گے، اور پھر ابھی انہیں آفس میں رپورٹ بھی کرنا تھی۔ نفل پڑھ کر اور بلال کو سوتا چھوڑ کر وہ آفس چلے گئے، لیکن بلال ان کے جاتے ہی اٹھ بیٹھا تھا۔ طاہا کہاں ہے؟ اپنے کمرے سے باہر آ کر اس نے چاچا نواز سے پوچھا۔ تم سو رہے تھے تو وہ کچھ دیر کے لیے آفس گئے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ اور یہ تم باہر کیوں آ گئے ہو بیٹا؟ کوئی چیز چاہیے تھی تو مجھے آواز دیتے۔ نہیں بابا، یوں ہی اندر دل گھبرا گیا، 2 دن سے بستر پر پڑا ہوں، سوچتا ہوں جنہیں زیادہ دن بستر پر گزارنے پڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ کام کریں، میں آپ کو یہاں بیٹھ کر کام کرتے دیکھوں گا۔ تبھی گیٹ سے رافعہ آپا آتی دکھائی دیں۔ ارے رافعہ آپا آپ؟ وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ارے تم تو یہاں بیٹھے ہو اور مونو کہہ رہی تھی کہ آرام کر رہے ہو، اتنا خون نکلا، کمزوری ہو گئی ہے؟ یوں ہی اکیلا تھا، دل گھبرایا تو آ بیٹھا یہاں، آئیے اندر چلتے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ رات کچھ ٹمپریچر ہو گیا تھا، شاید پھر ہو رہا ہے۔ رافعہ آپا اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کمرے میں آئیں۔ ظاہر ہے اتنا گہرا زخم تھا، کتنا خون نکلا ہے، ٹمپریچر تو ہونا ہی تھا۔ تم ایسا کرو پیناڈول لے لو اور لیٹ جاؤ۔ وہ اس کے بیڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اور جوس لیا تم نے؟ نہیں، مونو نے کہا تھا کہ جوس ضرور لے لینا۔ اچھا تو مامن نے بھیجا ہے آپ کو؟ بلال مسکرا دیا۔ نہیں، میں خود ہی آ رہی تھی۔ رافعہ آپا، بلال نے ایک گہری نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں اداسی تھی اور چہرے پر ملال کے رنگ تھے۔ رافعہ آپا، وہ انکل ملتان گئے تھے، کیا بنا؟ کچھ نہیں، جنید ملے نہیں اور ابی جان واپس چلے آئے۔ لیکن رافعہ آپا، مسئلہ کیا ہے؟ بلال نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آخر جنید بھائی اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ کم از کم بچوں کو۔ پلیز بلال، رافعہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ لیو اٹ، کوئی اور بات کرو۔ بلال خاموش ہو گیا۔ اسے رافعہ آپا کا بہت دکھ تھا، مامن بھی ان کے لیے دکھی رہتی تھی۔ مامن نے بتایا تھا کہ جنید بھائی کا رویہ رافعہ آپی کے ساتھ انتہائی خراب ہے، پہلے دن سے ہی، لیکن آج تک رافعہ آپا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ لیکن کیا صلہ ملا انہیں؟ جنید بھائی نے ایک بہت کم تر عورت کو گھر میں رکھ لیا ہے، پتہ نہیں یوں ہی رکھا ہوا ہے یا شادی کر لی ہے۔
राफिया आपा ने तो ये भी बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन जुनैद भाई ने उन्हें यहाँ भेज दिया और बच्चे रख लिए। राफो आपा सारी सारी रात जागकर और रोकर गुजार देती हैं। बिलाल, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उनके लिए क्या करूं। और फिर शाफिया की शादी पर सबने जान लिया। हुमायूं मिर्ज़ा दोबारा मुल्तान गए थे ताकि जुनैद से बच्चों के सिलसिले में बात कर लें। वो राफिया को नहीं रखना चाहता ना सही, लेकिन बच्चे तो दे दे। माँ के बगैर नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे रहते होंगे। बिलाल, राफिया ने एक गहरी सांस ली। मेरे भाई, बाज़ों का तकदीर इंसान को बहुत बड़ा धोखा दे देती है। आदमी तकदीर से नहीं लड़ सकता। मैं उन औरतों की हमायत में बड़ी बड़ी तकारीर किया करती थी जो मर्द के जुल्म का शिकार होती हैं। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मैंने ताहिरा हमदानी की NGO को ज्वाइन कर लिया था। वो उन औरतों के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये औरतें अजियत सहकर, मार खाकर, अपने हाथ पांव कटवा कर फिर अपने शोहरों के पास चली जाती थीं। मुझे अपनी मेहनत की हकारत जाने पर बहुत गुस्सा आता। मैं लड़ती थी उनसे और उनके आंसुओं पर मुझे गुस्सा आता था। तब मुझे उनकी मजबूरी का अंदाज़ा नहीं था और अब मैं खुद वापस जाना चाहती हूँ जुनैद के पास। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। उन्होंने होंठ भेंचकर आंसू रोकने की कोशिश की। भला मुझ में और उन जाहिल कान कटी और नाक कटी औरतों में क्या फ़र्क है। वो हर रोज़ मेरी इज़्ज़त नफ्स पर इतने कोड़े लगाता था, मेरी अना को ज़ख्मी करता था। बज़ाहिर मेरा जिस्म साबित और सालिम है, लेकिन मेरी रूह तो छलनी हो गई है। बिलाल बिलाल साकित बैठा उन्हें देख रहा था। तो आप वापस चली जाएंगी? शायद 1-2 रोज़ तक। मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती बिलाल, मुझे ही झुकना होगा। वो बेइख्तियार दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो दी और बिलाल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनका दर्द बांटे। आपा, अपनी जगह से उठकर उसने उनके सर पर हाथ रखा। आपा, मैं हूँ ना आपका भाई, मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बिलाल, उन्होंने सर उठाकर उसे देखा और उनकी आंखों में चमक सी आई। तुम्हारा ज़ख्म ठीक हो जाए तो मेरे साथ चलना मेरे घर। चलोगे ना? मैं जाना चाहती हूँ बिलाल, अपने बच्चों के पास, चाहे जुनैद मेरे टुकड़े कर दें। बिलाल ने सर हिला दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन उसने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि वो राफिया आपा के साथ ज़रूर मुल्तान जाएगा। आपा प्लीज़, आप रिलैक्स हो जाएं। मैं चाचा से कहता हूँ वो आपके लिए भी जूस बनाएं। वो होले होले चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और राफिया हाथों की पुश्त से आंसू साफ करने लगी। मामिन अम्मा जानी की गोद में सर रखे तड़प तड़प कर रो रही थी। हौसला कर बच्चे, सब्र कर। अम्मा जानी उसे होले होले थपक रही थी, लेकिन वो कैसे सब्र करती, कैसे आता सब्र उसे। वो हस्ती जिसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था, जिसके कंधों पर सवारी की थी, जिसने उसके लाड उठाए थे, उसकी ज़िदें पूरी की थी, वो हस्ती उससे बिछड़ गई थी जो अम्मा जानी के अलावा इस दुनिया में उसकी वाहिद खैर ख्वाह थी, और वो आखिरी लम्हों में उसे देख भी ना सकी थी। वो 2 घंटे से मुसलसल यूं ही बिलक रही थी, तड़प रही थी और उसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। रात डॉक्टर इब्राहिम अचानक ही वापस आ गए थे। बिलाल और ताहा को हैरत हुई। वो बेहद थके थके से और निढाल लग रहे थे। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ताहा और बिलाल ने एक साथ बेचैन होकर पूछा। हाँ। वहाँ क्या हालात हैं? बहुत ख़राब। अमरीकी फ़ौज वहाँ जो तबाही मचा रही है, तारीख़ उसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, दहशत गर्दी क्या है उनसे कौन पूछे? कौन उन्हें बताए कि असल दहशत गर्द कौन है? इतना खून, इंसानी जानों की इतनी अर्ज़ानी। मुझे लगता था जैसे मेरे आसाब जवाब दे रहे हैं, जैसे मैं वो सब कुछ ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। बाबा प्लीज़, आप दूध के साथ कोई सुकून आवर दवा लेकर सो जाएं। ताहा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आप बहुत थके हुए हैं। हाँ, मैं बहुत रातों से नहीं सोया, एक लम्हे के लिए भी पलक नहीं झपकी। आप एक भरपूर नींद ले लें, फिर बात करेंगे। ताहा उनकी हालत देखकर बहुत फ़िक्रमंद हो रहे थे। उनकी आंखें सूजी हुई और खून रंग हो रही थीं। हाँ, नींद ले लूँगा, लेकिन वो मामिन कैसी है? ठीक है बाबा, बल्कि आपके पीछे तो उसने पूरे घर का इंतज़ाम संभाल रखा था, जैसे आपके जाने के बाद हम नन्हे बच्चों को उसकी सख्त निगरानी की ज़रूरत हो। बिलाल मुस्कुराया। डॉक्टर इब्राहिम जवाबन मुस्कुराए नहीं, बल्कि खड़े हो गए। मुझे उसके पास जाना है। बाबा प्लीज़, सुबह चले जाइएगा, इस वक्त आराम ज़रूरी है आपके लिए। ताहा ने आगे बढ़कर उन्हें अपने बाजुओं के हल्के में ले लिया। पता नहीं वो इतने कमज़ोर क्यों हो रहे थे। शायद जो कुछ देखा था उसने उनके आसाब को मुतासिर किया था, वरना किस किस महाज पर वो नहीं गए थे।
और उनकी आंखों ने क्या कुछ नहीं देखा था। हाँ, तुम ठीक कहते हो। कैसे सामना करूँगा मैं उसका, कैसे बताऊँगा मैं उसे, शायद सुबह तक कुछ हौसला मुजतमा कर लूँ। उन्होंने जैसे अपने आप से कहा। बाबा, बिलाल को अचानक ही किसी संगीन हकीकत का अदराक हुआ। डॉक्टर रुबाब, उस रोज़ वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, कुछ लोग आए थे मेरे पास मुझे साथ ले जाने के लिए। मैं उनके साथ चला गया। वो मुझे उसामा बिन लादेन के पास लेकर गए थे। उनकी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम था। सीधा खड़े होने में उन्हें तकलीफ़ होती थी। मैंने उन्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दी। बाबा, आप उनसे कहते तो कि उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से इतनी जानें ज़ाया हो रही हैं। वो ख़ुद अपनी अकेली ज़िंदगी कुर्बान करके मासूम और बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियां बचा लें। बिलाल ने बेइख्तियार कहा। मैं सिर्फ एक डॉक्टर था और मेरा काम सिर्फ मरीज़ को देखना था, ना कि उन्हें मशवरा देना। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि उसामा ख़ुद को हवाले कर देते तो अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमला ना करता, वो कोई और बहाना तलाश कर लेता। डॉक्टर इब्राहिम ने बिलाल की बात का जवाब देकर बात फिर से वहाँ से शुरू कर दी। फिर वो लोग मुझे वहीं छोड़ गए, मेरी रिहाइशगाह से कुछ फासले पर, जिस जगह मैं ठहरा हुआ था। वहाँ तकरीबन 700 अफराद थे। कुछ डॉक्टर थे, कुछ तालिबे इल्म थे, कुछ यूं ही जज्बा जिहाद में सरशार होकर उस काफ़िले में शामिल थे। ये 700 के 700 अफराद महज रज़ाकाराना तौर पर यहाँ आए थे। ये उनका मुल्क नहीं था, महज एक रिश्ता इंसानियत था। लेकिन ताहा, बिलाल, जब मैं वापस आया तो वो इमारत मलबे का ढेर बन चुकी थी। हर तरफ इंसानी आज़ा बिखरे थे। ना जाने कितने मिसाइल गिरे थे उस इमारत पर। 700 अफराद में से एक फ़र्द भी ज़िंदा नहीं बचा था। डॉक्टर रुबाब, डॉक्टर मुस्तफ़ा जो फ़लस्तीन से आए थे, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैंने डॉक्टर रुबाब को पहचान कर उनकी लाश दफन करवाई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मेरा बहुत पुराना साथी था। मैं उससे हौसला पाता था। बहुत बाहिम्मत था। ऐसे अफराद कौमों में हों तो कौमें बहुत मजबूत हो जाती हैं। जहाँ कहीं भी जाता सब कुछ भुलाकर खिदमत में मसरूफ़ हो जाता। लेकिन आज के बाद मैं अकेला रह जाऊँगा। आज के बाद मैं किससे हौसला पाऊँगा? ताहा, बिलाल, तुझको किस फूल का कफन दे हम, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली हैं। ताहा ने उन्हें अपने साथ भेज लिया। बाबा, आप तो इतने बेहौसला नहीं थे। हौसला करें। डॉक्टर रुबाब ने शहादत पाई है, बहुत बुलंद मर्तबा मिला उनको। ये तो नसीब वालों को मिला करता है ना बाबा। फिर ताहा ने ज़बरदस्ती ही उन्हें दवा देकर सुला दिया था और अब वो बिलाल के साथ अमन कदा में साकित बैठे मामिन को तड़पते रोते देख रहे थे। मैं तो बिल्कुल तन्हा हो गई अम्मा जानी, बिल्कुल अकेली। रोते रोते उसने अम्मा जानी की गोद से सर उठाकर देखा। अपना थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हौसला मुझे भी दे दें अम्मा जानी। मैंने अपने बाबा को नहीं देखा। रुबाब मामू ही सब कुछ थे ना मेरे लिए। आप तो जानती हैं ना अम्मा जानी, मेरा दिल फट जाएगा। अम्मा जानी ने उसे अपने साथ लगा लिया। मैं स्वात जाऊंगी, मुझे मामी जान के पास जाना है। उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। मुझे स्वात भेज दें प्लीज़ अम्मा जानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमको जाना चाहिए। बल्कि तुम्हारी दोनों ताइयों से भी कहूँगी, साथ जाएंगी तुम्हारे। ज़रीन को पुरसा देने, फिर तुम्हारा दिल चाहे तो कुछ दिन रह लेना अपनी मामी के पास। अम्मा जानी यूं ही दोनों बाजुओं के हल्के में उसे लिए बैठी थीं और वो रोए जा रही थी। ताहा के ऑफिस जाने के बाद बिलाल बाबा के साथ अमन कदा आया था। बाबा को देखकर मामिन यकदम खुश हो गई थी। मामू भी आ गए, उसका पहला सवाल था और बाबा ने उसे दोनों बाजुओं से थाम कर उसकी सब्ज आंखों में झांका था। कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम तवक्को नहीं कर रहे होते, और उसकी सब्ज आंखों में खौफ दराया था। नहीं बाबा नहीं, कुछ गलत मत कहिएगा। वो चीख पड़ी थी और डॉक्टर इब्राहिम उसे साथ लगाकर होले होले थपकने लगे थे। लेकिन वो बाबा के बाजुओं से निकलकर चीखते हुए अम्मा जानी के कमरे की तरफ भागी थी और वो दोनों उसके पीछे आए थे, सर झुकाए, खामोश। बच्ची, अब हौसला कर, तेरे रोने से मेरा कलेजा फटता है। अम्मा जानी की आवाज़ में दुख था, आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्या कुछ याद आ रहा था उन्हें। अम्मा जानी, आपको कैसे सब्र आया था? कैसे सहारा था आपने वो दुख? जो दुख भी देता है वही सब्र भी देता है, और फिर दुखों को सहने का हौसला भी। उसी ने तुम्हें तब भी हौसला दिया जब तुम्हारे पापा को अपने पास बुलाया, और फिर तब भी तुम्हें सब्र अनायत किया जब तुम्हारी मामा को बुलावा भेजा। पर अल्लाह मियाँ, किसी एक को तो रहने देते, उसने शिकवा किया। डॉक्टर इब्राहिम अपनी जगह से उठे
उन्होंने मामिन को अम्मा जानी से अलग किया। रुबाब को तुमसे बहुत मोहब्बत थी बेटा। वो जब भी किसी मिशन पर जाता सिर्फ तुम्हारा ख्याल होता था उसे। वो हमेशा मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहता था। जब मैं तुम्हारे पड़ोस में नहीं आया था तब भी वो अक्सर तुम्हारे मुतालिक बातें करता था। उसे भाभी से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र रहती थी। वो कहता था ख़ास तौर पर तुम्हारी मामा के बाद ज़रीन अकेली नहीं है, उसका पूरा ख़ानदान है, बहन भाई माँ बाप, लेकिन मोनू बहुत अकेली है। वो अभी अमन कदा में ख़ुद को अजनबी समझती है। इस बार उसने अपनी मौत से सिर्फ 3 दिन पहले मुझसे कहा था। शायद उससे अदराक हो गया था कि वो जाने वाला है। शायद जन्नत की खुशबू उस तक पहुंच गई थी। उस रात उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, तुम्हारे बचपन की। वो हैरान था कि उसे कभी औलाद की आरजू कभी नहीं हुई, शायद तुम्हारी वजह से। तुम थी ना, और मैंने सोचा था इस बार वापस आकर मैं रुबाब, लेकिन रुबाब वहाँ ही रह गया। मैंने उसकी कब्र पर तख्ती लगा दी थी। हालात बेहतर हुए तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा वहाँ। वो होले होले बोल रहे थे। मामिन उनके कंधे से लगी सिसक रही थी। रुबाब ने एक आला मकसद सर अंजाम देते हुए जान दी है, मखलूक खुदा की बेलोस मोहब्बत। ये सोचो बेटा, और अपने मामू के लिए आला मदारज की दुआ करो। बिलाल बेटा, बहन के लिए पानी मंगवाओ। बिलाल ने शाजिया को पानी लाने के लिए कहा। वो सभी मामिन के रोने की आवाज़ सुनकर होले होले अम्मा जानी के कमरे में इकट्ठी हो गई थीं और डॉक्टर इब्राहिम उसे तसल्ली देते और बहलाते हुए सोफ़े पर बैठ गए। ताहा, आपका काम कब ख़त्म होगा? क्यों? ताहा ने नज़रें उठाईं। बिलाल उनके बेड पर औंधा लेटा कोई मैगज़ीन देख रहा था। सख्त बोर हो रहा हूँ। उसने मैगज़ीन बंद कर दिया। ज़रा देखें, 011 ऑनलाइन है तो गपशप करें। हरगिज़ नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था चैटिंग करने से। बाद में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो क्या करूं? इतना बोर हो रहा हूं। वो मामिन की बच्ची भी वहाँ सवात जाकर बैठ गई है। ज़रा जो उसे फ़िक्र हो कि उसके फाइनल पेपर्स में चंद दिन रह गए हैं, लगता है साल ज़ाया कर देगी। वो झुंझला रहा था। मामिन ने भी पूरा 1 माह लगा दिया था और अभी तक नहीं लौटी थी। राफिया आपा भी मुल्तान चली गई थी। जाने जुनेद भाई के साथ उनकी क्या बात हुई थी कि वो खुद ही आकर ले गए थे। अब सिर्फ आफिया थी जो कभी कभी आ जाती थी, लेकिन उससे सिर्फ ताहा से ही काम होता था। उनके कंप्यूटर पर खटखट करके और 2-4 गप्पे लगाकर चली जाती थी। खुद उसका रिज़ल्ट आ गया था। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी। वाकई मामिन ने बहुत दिन लगा दिए। ताहा ने भी उसकी कमी महसूस की थी। दिन में 1 मरतबा तो वो उन्हें ज़रूर नज़र आती थी और पिछले 1.5 साल से वो उसे देखने के आदी से हो गए थे। वो उसके खलूस को वो पुराने हथकंडे कहा करते थे, लेकिन फिर भी लाशौरी तौर पर कई बार उन्होंने उसे याद किया था। बाबा और बिलाल तो खैर उसे याद करते ही थे। चाचा नवाज को भी वो बहुत याद आती थी, लेकिन उनके तस्वुर में भी वो चली आई। बिलाल से लड़ती, उसके लिए सूप बनाती, चाचा के साथ किचन में काम कराती या फिर बाबा के पास बैठकर उनसे चेचनिया और बोस्निया के हालात पूछती। और ये लड़कियां सचमुच बड़ी जादूगर होती हैं, ताहा ने सोचा था। तुम उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेते बिलाल? ताहा ने उसे मशवरा दिया तो बिलाल ने अजहद हैरत से उन्हें देखते हुए सोचा, ये इनकलाब कैसा? ताहा को तो ना जाने क्यों उससे चिढ़ थी। किया था एक बार, लेकिन उसका इरादा नहीं बन रहा था वापस आने का। बिलाल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, वो डिस्टर्ब भी तो बहुत हुई है ना डॉक्टर रुबाब की डेथ से। ताहा ने उसकी हैरत से बेखबर सादगी से कहा, बाबा भी तो अभी तक डिस्टर्ब हैं। बिलाल ने फिक्रमंदी से कहा, कल डॉक्टर शिराज मिले थे मुझे, कह रहे थे इन दिनों बाबा का बीपी बहुत हाई और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। हालांकि बाबा की जिस तरह की लाइफ है और जितनी सादा ग़िज़ा खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे बताया नहीं? ताहा ने परेशान होकर कंप्यूटर ऑफ कर दिया। ये सही नहीं है, बाबा को एहतियात करना चाहिए। मेरा ख्याल है सुबह में ऑफिस नहीं जाता और डॉक्टर हफीज़ुल्लाह से टाइम ले लेते हैं। इस वक्त यहाँ सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो। अभी बाबा आने वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिलाल भी सीधा होकर बैठ गया। तलहा के जाने के बाद उन्हें अंजाइना का अटैक हुआ था और उसके बाद कई बार उन्हें मामूली तकलीफ महसूस हुई थी, लेकिन वो परवाह नहीं करते थे। पता नहीं बाबा खुद डॉक्टर होकर खुद से इतने लापरवाह क्यों हैं। ताहा अजहद परेशान हो गए थे और परेशान होकर उन्होंने डॉक्टर इब्राहिम को रिंग कर डाला। बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। इस वक्त आप कहाँ हैं? अपने घर वाली रोड पर। तो फिर ठीक है, आप घर आ जाएं तो बात होती है। उन्होंने मोबाइल ऑफ करके टेबल पर रखा और बिलाल को बताया,
और वाकई चंद मिनट बाद डॉक्टर इब्राहिम बेहद खुशगवार मूड में अंदर दाखिल हुए। जब से वो अफ़गानिस्तान से वापस आए थे, पहली बार बिलाल ने उन्हें नॉर्मल देखा था। वो सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन इन दिनों उन्होंने बेतहाशा सिगरेट पिए थे। खैरियत थी ताहा, आपने क्यों फ़ोन किया था? वो बिलाल के पास ही बेड पर बैठ गए। बाबा, ताहा ने नाराज़ी से कहा, आपकी तबीयत ख़राब थी, आपने बताया तक नहीं। अरे कुछ नहीं बेटा, मामूली सा बीपी हाई था, हो जाता है इन हालात में, शायद इसीलिए। बाबा, सुबह आप मेरे साथ चलेंगे डॉक्टर हफीज़ुल्लाह के पास मुकम्मल चेकअप के लिए, बल्कि आप अभी उन्हें फ़ोन करके टाइम ले लें। बेहतर जनाब, और कोई हुक्म? डॉक्टर इब्राहिम सचमुच खुशगवार मूड में लग रहे थे। बाबा, बिलाल ने शरारत से ताहा की तरफ देखा। इस वक्त ताहा का स्टाइल कुछ बीवियों वाला नहीं लग रहा। डॉक्टर इब्राहिम ने कहकहा लगाया। हाँ बिल्कुल। वैसे बाबा, बिलाल ने उनका जायजा लिया, आप एक अदद शादी क्यों नहीं कर लेते किसी अच्छी सी खातून से? आप तो अभी भी बड़े स्मार्ट और यंग लगते हैं। सिर्फ एक अदद शादी? डॉक्टर इब्राहिम ने मसनूई हैरत से कहा। नहीं, खैर आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मुझे और ताहा को अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। तो इसका एक और बेहतर हल है मेरे पास। क्या? क्यों ना तुम दोनों की शादियां कर दी जाएं? ताहा की तो खैर सही है, लेकिन मेरे मास्टर्स में तो अभी 2 साल हैं। क्या ख्याल है? जी बाबा, ताहा चौंके। मैं शादी नहीं करना चाहता, आप जानते हैं मैं कोई तलख तजर्बा नहीं दोहराना चाहता। ज़रूरी तो नहीं बेटा हर लड़की महरीन जैसी हो, डॉक्टर इब्राहिम ने अफसुर्दगी से कहा। अंदर कहीं बहुत सी तल्ख यादों ने चुटकी ली थी। फिर भी बाबा, शादी करना ज़रूरी तो नहीं है ना? ज़रूरी है बेटा, अब तुम्हारी उम्र है शादी की। बगैर किसी मजबूरी और वजह के खिलाफ़े फितरत ज़िंदगी गुजारने से आदमी नॉर्मल नहीं रहता। मेरा भी जी चाहता है कि घर में रौनक हो। मैं थका मांदा घर आऊँ तो तुम्हारे बच्चों की चहकार, उनकी हंसी की नगमगी मेरी सारी थकन दूर कर दे। हाँ बाबा, ताहा ने सर झुका दिया। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और प्यारी लड़की का इंतखाब किया है। जब भी तुम्हारी दुल्हन के मुतालिक सोचता हूँ तो वह खट से मेरे तसव्वुर में चली आती है। लेकिन अगर तुम्हारी अपनी कोई पसंद हो तो? अपनी पसंद? लम्हा भर के लिए मामिन का तसव्वुर जहन में आया तो दिल में खुशगवार सी हलचल हुई। कमाल है, मैंने तो कभी मामिन के मुतालिक इस तरह नहीं सोचा। फिर बाबा जल्दी से बताएं, कौन है वो लड़की? बिलाल के लहजे में इश्तियाक था। मामिन। हुर्रा, बिलाल ने नारा लगाया। वो ताहा के साथ बहुत जचेगी, तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। मामिन सुलेमान। बाबा की और बिलाल की खिदमतें कर करके ताहा ने तलखी से सोचा। वो कुछ अरसे से उनके दिल में उसके लिए एक नरम गोशा पैदा हो गया था, गालबन बिलाल के जख्मी होने और डॉक्टर रुबाब की शहादत के बाद। नहीं बाबा, मामिन नहीं। क्यों? डॉक्टर इब्राहिम को हैरत हुई। वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मोहब्बत करने वाली। महरीन भी तो बहुत मोहब्बत करने वाली थी। कैसे उसने भी मामिन की तरह खिदमतें कर करके सबका दिल मुट्ठी में ले लिया था। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, क्या आप किसी और को पसंद करते हो ताहा? नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे मामिन से शादी नहीं करना। उनका लहजा हतमी था। बहुत पहले एक बार मैं रुबाब के साथ अमन कदा आया था हादी मिर्ज़ा को देखने, और मेरे दिल में ख्वाहिश सी जागी थी लम्हा भर के लिए कि अमन कदा की किसी लड़की को बहू बनाऊं। बहुत सुलझी हुई अम्मा जान की तरबियत याफ्ता अमन कदा की लड़की। ताहा के जहन में झमाका सा हुआ। आफिया सुलेमान भी तो अमन कदा की ही लड़की है। दिलकश और जाज़बे नज़र, फिर उसकी बेनियाजी। वो जब भी इब्राहिम हाउस आती थी तो उसने कभी किसी मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, आगे बढ़ बढ़कर खिदमतें नहीं की थी किसी की। उसके दिल में कोई लालच या गर्ज नहीं थी, उसकी बेनियाजी में भी कशिश थी। अगर वो आफिया के लिए कह दे तो यकीनन बाबा खुश हो जाएंगे। उसे कभी न कभी किसी न किसी से तो शादी करना ही है ना बाबा। ताहा उठकर उनके करीब आ बैठे। आफिया सुलेमान भी तो अमन कदा की लड़की है, आपने इसके मुतालिक क्यों नहीं सोचा? आफिया? उन्होंने याद किया। 1-2 बार उन्होंने आफिया को देखा तो था, फिर मामिन ने उन्हें उसके मुतालिक बताया था। तो आप आफिया से? जी बाबा। ताहा ने सर झुका दिया और डॉक्टर इब्राहिम खामोश हो गए। क्या आप खफा हैं बाबा? ताहा ने उनके हाथों में लेकर आंखों से लगाए। नहीं जान बाबा, मैं भला क्यों खफा होऊंगा तुमसे? जिंदगी तो तुमने ही गुजारनी है, हम तो बस चंद घड़ी के मुसाफिर हैं। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहे होंगे। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।